नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और मेंस की तैयारी के बारे में सोच रहे होंगे। और जब मेंस की तैयारी की बात आती है तो उसमें बात आ जाती है कि आंसर राइटिंग हम कैसे करें। आंसर राइटिंग बहुत सारे लोग प्रीलिम्स का एग्जाम देने से पहले ही करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जाम दे लेते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा भूत सवार हो जाता है आंसर राइटिंग का कि प्रीलिम्स पढ़ते ही नहीं है, लगातार मेंस ही पढ़ते रहते हैं, आंसर राइटिंग ही करते रहते हैं। उनके लिए भी कई बार परिस्थितियां खराब हो जाती हैं। बात बिल्कुल सही है कि मेंस के जो मार्क्स हैं उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। और मेंस के मार्क्स तभी आपको मिलते हैं जब मेंस में आप अच्छा आंसर लिखते हैं। यही आधार है आपके सिलेक्शन का। तो बात तो बिल्कुल सही है कि आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए, लेकिन अगर प्रीलिम्स आपका पास नहीं होगा तब आप क्या करेंगे? प्रीलिम्स ना पास होने की स्थिति में तो आप मेंस दे ही नहीं पाएंगे। तो आंसर राइटिंग कब करें, कैसे शुरू करें? अब जिन लोगों का प्रीलिम्स पास हो गया है उनको आंसर राइटिंग नहीं आती तो उनको तो वैसे भी शुरू करना है, लेकिन जिन लोगों के पास अभी समय है वो कब शुरू करें, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सारी बातों पे इस पूरे सेशन में हम चर्चा करेंगे और मुख्य फोकस होगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या करना है इसमें। कई बार लोगों को लगता है कि आंसर राइटिंग एक प्रैक्टिस है, हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको आंसर राइटिंग आ जाएगी। करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, तो लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो हमको आंसर राइटिंग आ जाएगी। बिल्कुल सही है, आंसर राइटिंग एक कला है। अगर ये कहा जाए कि आंसर राइटिंग जो है ये वास्तव में एक कला है, और किसी भी कलाकार से आप बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि बड़े रियाज के बाद में उसको गाना जो आज फेमस हुआ वहां तक वो पहुंच पाया है। उसको वो पेंटिंग जिसपे पुरस्कार मिला है वो बहुत प्रैक्टिस के बाद बना पाया है। कोई खिलाड़ी है, कोई लेखक है, एक दिन में ऐसे नहीं आ जाते। जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन जन्मजात होने का मतलब ये नहीं है कि पारंगत होना। जन्मजात प्रतिभा होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बस पैदा हुए और लिखने लगे। आंसर राइटिंग के लिए और बहुत चीजें हैं जो जरूरी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभ्यास तो जरूरी है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर गलत समय आपने केवल इसी का अभ्यास किया, प्रीलिम्स नहीं पास हुआ, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। लेकिन आज जो बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं उस बात में एक चीज मैं पहले से मान ले रहा हूं कि आपका प्रीलिम्स पास हो गया है या प्रीलिम्स आपका तैयार हो गया है, आप मेंस के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। तो मुख्य तौर पे हमको बात करनी है कि आंसर राइटिंग में क्या करना है। दूसरी बात है, क्या आंसर राइटिंग केवल प्रैक्टिस है? प्रैक्टिस के साथ साथ में क्या नॉलेज की भी जरूरत है, या केवल प्रैक्टिस से ही काम चल जाएगा? तीसरी बात यहां पर हम करने जा रहे हैं, लैंग्वेज का क्या रोल है, भाषा का क्या रोल है। चौथी बात हम करने जा रहे हैं कि ये चार्ट डायग्राम के बारे में आपने सुना होगा, चार्ट एंड डायग्राम्स का क्या रोल है। आपने सुना होगा कि अंडरलाइन लोग कर देते हैं, अंडरलाइन करने का क्या रोल है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि हेडिंग डालें या ना डालें। ये भी आपने सुना होगा, कोई कहता है कि हेडिंग डाल के लिखना है, कोई कहता है कि नहीं हेडिंग में नहीं डालना है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, हेडिंग का क्या रोल है? ये मुद्दे हैं जो आपके दिलो दिमाग में ऐसे घूम रहे हैं, और जब आप आंसर राइटिंग करने चलते हैं तो आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। करोगे क्या, कैसे इसको सब मैनेज करोगे? कुछ लोगों को दिक्कत तो इसमें है, वर्ड काउंटिंग में, कि जो वर्ड्स हैं उनकी काउंटिंग कैसे की जाए, काउंट कैसे किया जाए, ये मुद्दे हैं ना। तो अगर एक एक करके इन मुद्दों की हम बात करें, आंसर राइटिंग में है इतनी ही चीज, इन्हीं चीजों को अगर सब मिले जुले रूप में आप कहें तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग के लिए इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है आपको। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत सारे लोग आपसे ये कहते हुए मिल जाएंगे कि बहुत कम समय में उसका सिलेक्शन हो गया, उसको कुछ नहीं आता था, और कुछ आता नहीं था, बस सिलेक्शन हो गया। हाँ, लेकिन एक चीज थी कि वो आंसर राइटिंग करता था। टॉपर्स के नोट्स आप पढ़ते हैं कि वो कैसे लिखते हैं, वैसे आप भी लिखें तो आपका भी सिलेक्शन हो जाए। ऐसा आप करते हैं? क्योंकि भाई जो सेलेक्ट हो जाता है तो वो माना जाता है कि उसी की राह पे चल के आप सेलेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ये बात
हर बार बदल जाती है, हर बार टॉपर्स अलग तरीके के होते हैं, हर बार टॉपर्स के नोट्स आप देखेंगे तो अलग तरीके के होते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि टॉप करने का या सेलेक्ट होने का एक ही तरीका नहीं है, या किसी एक व्यक्ति विशेष की जो राइटिंग है, जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल है, तो उसको आप फॉलो करके सेलेक्ट होंगे, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, और ऐसा करना ही जरूरी है ये भी आप दावे के साथ नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आंसर राइटिंग करना है तो आंसर राइटिंग से पहले क्या आपको करना चाहिए? आंसर राइटिंग के पहले सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है वो होती है बेसिक नॉलेज। अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो आप बेसिक नॉलेज सबसे पहले गेन करिए। किसी भी टॉपिक पे अगर आप लिख रहे हैं और आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, तो बेसिक नॉलेज ना होने से क्या होगा? अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो सबसे पहला काम वो होगा कि आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल जनरलाइज हो जाएगा, बिल्कुल जनरल आंसर आपका हो जाएगा, जनरल किस्म का। उदाहरण के लिए आपने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा, ये आर्टिकल किसी टॉपिक पे था, लेकिन आर्टिकल लिखते समय जो लेखक है उस लेखक की परीक्षा नहीं थी, वो यूपीएससी का एस्पिरेंट नहीं था। उसको हो सकता है कि कई बार आप लेख पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ आपको नजर आता है, कई बार आप लेख पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट का पक्ष ले रहा है, कई बार आपको लगेगा कि वो वामपंथी है, कभी दक्षिणपंथी लगेगा, कभी क्रांतिक थोड़े से लेख होते हैं, कुछ विचार आपको ऐसे लग सकते हैं कि ऐसे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी कभी ऐसा लगता है हाँ ऐसा ही होता है। ये आपके आंसर की क्वालिटी नहीं हो सकती। आर्टिकल अलग चीज है, आर्टिकल और आंसर में अंतर होता है, इवन आर्टिकल एंड एस्से में भी अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि जो आर्टिकल आपने पढ़ा वो आपने लिख दिया एस्से के तौर पे, क्योंकि जो आर्टिकल लिखने वाला लेखक है, पेपर में आपने जो आर्टिकल पढ़ा है वो यूपीएससी का पीएससी का एग्जाम नहीं दे रहा है। आपको आंसर लिखने में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बैलेंस्ड व्यू रखना होता है, और यहां पर यह दबाव नहीं होता है, यह अपना मत व्यक्त करता है। तो अगर आपने आर्टिकल केवल लिख दिया है तो आपकी जो मार्किंग होगी तो आपको जनरल मार्क्स मिलेंगे, यहां आपको आप स्पेशल मार्क्स नहीं मिलेंगे, 45% 50% मार्क्स मिल जाएंगे। और सिलेक्शन के लिए आपको 60% तक जैसे पहुंचना है, 55 से 60% के बीच में कट ऑफ जाता है, वहां तक टच करना है। टॉप करना है तो और अच्छे मार्क्स आपको लाने। और खास करके ह्यूमैनिटी के पेपर में ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती थी, तो ऑप्शनल हटा दिया गया। ह्यूमैनिटी के पेपर में 100% मार्क्स नहीं मिलते हैं तो हटा दिया गया। लेकिन हटा देने के बावजूद भी ये हटा कहां है? आपका जीएस का पेपर सबके लिए कॉमन है, और जीएस में जितने भी टॉपिक हैं सब ह्यूमैनिटी के पेपर हैं। इतिहास, भूगोल, सोशल इशू आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा पोर्शन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपसे पूछा जाएगा, बाकी पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी, इकोनॉमी आपसे पूछी जाएगी, कोई प्योर मैथमेटिक्स आपसे नहीं पूछी जाएगी, अलजेब्रा आपसे नहीं पूछा जाएगा, प्योर केमिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जाएगा, तो विज्ञान में भी सामान्य विज्ञान। तो ह्यूमैनिटी के पेपर में इसी कारण से, क्योंकि ह्यूमैनिटी के पेपर में 100% मार्क्स नहीं आते, इसीलिए जीएस में कभी 100% मार्क्स आपने किसी को पाते हुए नहीं देखा होगा, नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें ह्यूमैनिटी की ये जीएस पूरा जो है वो क्या है, यहां पर ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट सारे हैं। तो यहां पर 100% के बारे में तो कभी आप सोचिएगा नहीं कि जीएस में हम 200 में से 200 लेके चले आएंगे, आपको मैथमेटिकल कोई मार्क्स वहां पे नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन भी कम नहीं है, क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, आपको क्वेश्चन 20 लिखने होते हैं, तो 20 क्वेश्चन लिखने में सारे 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। अब 20 क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आप क्या एक लेवल के लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको अप्रोच होना क्या चाहिए वास्तव में, किस अप्रोच से आप करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आके अच्छी रैंक आ जाएगी, आप पास कर जाएंगे एग्जाम को। सबसे पहले दिमाग में रख लीजिए आप कि आपका टारगेट क्या है। तो आपने टारगेट बना लिया कि हमको 60% मार्क्स लाने हैं, हर एक पेपर में 60% का आपका टारगेट है। 20 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ना आपको आएंगे सही से, और ना क्वेश्चन सारे आपको सही से करके आने की जरूरत ही है, क्योंकि किसी के नहीं आएंगे ऐसे। इनमें से ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आप
ठीक ठाक आंसर देने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन उसको आप बेस्ट नहीं कह सकते। आप ये गुड तक ही रहने दीजिए, गुड आंसर। बेस्ट कुछ होता ही नहीं है, बेस्ट कुछ नहीं होता है। कंपेयर करके आप देखते हैं तो एक से दूसरा बेस्ट हो सकता है, लेकिन बेस्ट होता तो 100% मार्क्स मिलते हैं। 100% मार्क्स जिस आंसर में मिलेंगे वही बेस्ट होगा, लेकिन 100% तो किसी में नहीं मिलेंगे। तो 10 जो क्वेश्चंस हैं, ये 10 क्वेश्चंस के आंसर्स आप ये मान सकते हैं कि आपने अच्छा लिखा, ठीक है ना, लिख दिया आपने। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, 3-4 ऐसे टॉपिक आपको मिल सकते हैं, 3 से 4, जिनका आपने अच्छे से भी अच्छा लिखा, जिसको आप कह सकते हैं एक्सीलेंट, जिसको आप कह सकते हैं वेरी गुड। बेस्ट ये भी नहीं होगा, लेकिन गुड से अच्छा होगा, ये वेरी गुड होगा। ये 3-4 बहुत होगा तो 5 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि 10 क्वेश्चन आप बड़े अच्छे लिख लेंगे, सारे पढ़े हुए ऐसे आएंगे ही नहीं। और फिर 5 क्वेश्चन ऐसा भी आप लिख के आएंगे जो बिल्कुल एवरेज, जनरल एवरेज, बिल्कुल आंसर जैसे आपको लगेगा कि हाई स्कूल इंटर का बच्चा लिखा है, ऐसा आप लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो ऐसा लिख के फिर आपके मार्क्स कैसे आएंगे? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि टोटल पेपर में आपको 60% लाने हैं, तो जो बड़ा अच्छा लिखेंगे आप, जिसको आप 10 बहुत बढ़िया कह रहे हैं, गुड कह रहे हैं, यहां पर आपको 60-65% मार्क्स मिलेंगे। 60%, 65% मार्क्स मिलेंगे। 65% से ऊपर मार्क्स नहीं आने हैं, ऐसे ही मिलेंगे। 10 नंबर का सवाल होगा तो आपको 6-6.5 नंबर दे दिए जाएंगे। 5.5 से शुरू होगा और 6-7, 6.5 तक जाएगा ये। जो आप वेरी गुड लिखेंगे वहां पर आप मान के चलिए कि ये 70% तक आप अप टू 70% पहुंच जाएंगे, पहुंच सकते हैं। और जो आपने यहां पर 5 बिल्कुल एवरेज लिखे हैं, यहां पर हो सकता है आपको 40 से 50% मार्क्स मिले, लेकिन इसका आप एवरेज जब निकालेंगे तो ये लगभग 70%, 60%, 62%, 60% के आसपास आ जाएगा। सबसे पहले तो आप यही रखिए कि लक्ष्य अपना ऐसा रखिए जो आप अचीव कर सकें, अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि आपने रख दिया इसमें तो हम बिल्कुल छोड़ देंगे। जब आप लक्ष्य रखने चलते हैं तो आप बहुत बड़े बड़े लक्ष्य रखते हैं। पढ़ाई का जब आप शेड्यूल बनाते हैं तो आप बनाते हैं कि आज हम 14 घंटे पढ़ेंगे। 2 दिन तक वो शेड्यूल चिपका रहता है, कहते कल से परसों से भी कहते हैं अच्छा ठीक है, बढ़िया चल रहा था, जो चल रहा था वो अच्छा चल रहा था। तो शेड्यूल बनाना, लक्ष्य रखना हमेशा औकात में रह के करना चाहिए, जो आप कर सकें। जितनी चीजें आप कर सकेंगे वही आपको रिजल्ट देंगे। तो अगर 60% मार्क्स ला सकते हैं तो 60% का रखिए, इससे ज्यादा नहीं। बहुत सारे लोगों का उद्देश्य होता है, जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि यार प्रीलिम्स पास हो तो मेंस के बारे में सोचें। बहुत सारे लोग होते हैं कि मेंस बस पास हो जाए, हमारा इंटरव्यू कॉल हो जाए, फिर हम देखते हैं इंटरव्यू के बारे में। अगर आपका लक्ष्य मेंस इसलिए आप दे रहे हैं कि आपका केवल इंटरव्यू कॉल हो जाए, लक्ष्य केवल इंटरव्यू कॉल होना है, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। महज इंटरव्यू देखिए क्या करेंगे। अगर केवल ये करना है तो आपका तो 50% के आसपास भी नंबर आएगा तो इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। 50% के आसपास नंबर आएगा तो आपका इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। लेकिन इस इंटरव्यू कॉलिंग को आप क्या करेंगे? आपको इसमें हो सकता है पोस्ट ना मिले, और पोस्ट मिले भी तो गुड पोस्ट ना मिले। आप बिल्कुल मार्जिन पे, बिल्कुल लास्ट में सेलेक्ट हो गए, जो सबसे नीचे की पोस्ट है वो आपको मिल गई। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए, आपको अच्छी पोस्ट की भी चाह है, ये चाहत है आपको कि आपको गुड पोस्टिंग भी मिले, आप एसडीएम बन जाए, डिप्टी एसपी बन जाए, या जो पोस्ट आप चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई पोस्ट आपको अच्छी से मिल जाए, अच्छी रैंक आपकी आ जाए, तो आपको चाहिए आईएएस बनने के लिए और आईपीएस बनने के लिए आपको चाहिए कि आप 60% का लगभग लक्ष्य रखें। मिल भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि अगर ये करना है तो हम करें कैसे, कैसे करेंगे? तो मैंने आपसे कहा कि ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस तो आपको परफेक्ट बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी यह है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। प्रैक्टिस किस चीज की करेंगे? जब आपके पास कंटेंट होगा। और कंटेंट कहां से आएगा? कंटेंट कहां से आएगा? जब आपका टॉपिक तैयार होगा। टॉपिक तैयार होगा, और टॉपिक जब तैयार होगा जब आप पढ़ाई करेंगे। टॉपिक तो रीड करने से ही तैयार होगा। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपका टॉपिक कैसे तैयार हो जाएगा? लोग करते क्या है कि आंसर राइटिंग शुरू करते हैं, डे फर्स्ट से ही वो एक बेस्ट आंसर लिखने की कोशिश करने लगते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है। उन्होंने आंसर राइटिंग शुरू की तो डे फर्स्ट उन्होंने उठाया एक टॉपर का नोट
और उस टॉपर के नोट्स से उन्होंने प्रेरणा अर्जित की और प्रेरणा अर्जित करने के बाद में आंसर राइटिंग शुरू कर दिया। कहा कि हूबहू ऐसे आंसर हमको लिखना है। देख देख के लिख डाला, किताब खोल के लिख डाला, नेट पे गूगल करके लिख डाला। वो वैसा बनना चाहिए। जहां टॉपर ने इमेज बनाया था वहां पे उन्होंने इमेज एक बना दी, जहां पे उसने चार्ट बनाया था वहां पे उन्होंने एक चार्ट बना दिया, जहां पे उसने डायग्राम बनाया था तो वहां पे तुरंत एक डायग्राम बना दिया। बस वैसा दिखना चाहिए, क्योंकि ये टॉपर का नोट्स है। टॉपर ने उसको बनाया था, उसके पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, उसकी क्लियर थे। आपकी क्लियर नहीं है तो आपने बस छाप दिया, एग्जाम में बना पाएंगे? इसीलिए नकल भी अकल से करनी चाहिए, छापना नहीं चाहिए। किसी को कॉपी करिए तो कॉपी क्या करिए, डे फर्स्ट में आपको हूबहू बेस्ट आंसर नहीं लिखना है, आंसर राइटिंग नहीं शुरू करनी है। डे फर्स्ट में अगर आपका अप्रोच है कि आप आंसर राइटिंग शुरू कर दे रहे हैं सीधा, तो आपका ये गलत अप्रोच है, ये बिल्कुल गलत है। आपको यहां पर शुरू करना चाहिए कि जिस टॉपिक पे आपको आंसर लिखना है उस टॉपिक का प्रिपरेशन आप करें, उस टॉपिक को आप पहले तैयार करें, और जब प्रिपरेशन उसकी कर ले, टॉपिक समझ में आ जाए, उसकी आलोचना करने के कंडीशन में आप हो, उसके पक्ष विपक्ष के बारे में आप सोच सकें, आप सुझाव दे सकें, आप उस पर बोल सकें, तब समझा सकें, तब आप अच्छा आंसर लिखें। तब आप चार्ट भी बनाइए, आप डायग्राम भी बनाइए, आप वहां पे फिगर देना है फिगर भी दे दीजिए, सब आप करेंगे, सब रहेगा, अच्छा रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। लेकिन आंसर राइटिंग के दीवाने कुछ ऐसे होते हैं जो, मैंने कहा ना, प्रीलिम्स ही नहीं पढ़ते। कुछ ऐसे होते हैं जो बस छापने लगते हैं, चीजों को देखने लगते हैं, अरे टॉपर्स के नोट्स है, बिल्कुल ऐसे बनाना है, उसने ऐसे लिया। कई बार तो वो राइटिंग भी वैसे ही बनाते हैं। अब टॉपर का जी का ये ऐसे रहता था तो वो ऐसे कर देते हैं, कहते हैं इसका जी ऐसे रहता है तभी मार्क्स मिले हैं इसको। अगर टॉपर ए ऐसे बनाता है तो वो ऐसे बनाने लगते हैं, है ना। वो गलत बना रहा है तब भी उसकी कॉपी करते हैं, क्योंकि लगता है कि हाँ ये टॉपर का नोट है। तो टॉपर्स के नोट से ऐसे आपको प्रेरणा नहीं लेनी है, आपको समझदारी। जब आप टॉपिक पढ़ लें, तैयार हो जाए, फिर आप इस पर राइटिंग करें। अंतर कुछ नहीं है। आप लिखने के बाद इसको पढ़ते हैं तो ये सही नहीं होता है, पढ़ने के बाद लिखिए, बस सही हो जाएगा। क्योंकि लिखने के बाद आप याद करते हैं, आप आंसर याद करके जाते हैं कि तो हूबहू ऐसा क्वेश्चन आएगा तब तो आप कुछ लिख ले जाएंगे, बहुत कुछ वैसे भी नहीं। लेकिन अगर हूबहू वैसा नहीं आया तब आप क्या करेंगे, तब तो आपका सब चौपट हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लाना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, अच्छे अंक अर्जित करने हैं, मेंस में अच्छी रैंक लानी है, तो आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल सही से ये होनी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा गड़बड़ी क्या होती है, सबसे ज्यादा गड़बड़ी ये होती है कि सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ना, सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ना। पढ़ने की बात क्यों, जैसे आपने कहा कि पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, भाई लिख के आएंगे तभी तो आएगा, लिख के आएंगे तभी तो आएगा, तो अब लिखेंगे क्या। टॉपिक को पढ़ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक जो है, टॉपिक को सबसे पहले आप पढ़िए, लेकिन पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ने के बाद में लिखते बहुत कम लोग हैं। ये पढ़ने वाला काम सभी कर लेते हैं, फिल्म्स में आपको पढ़ते हैं, लिखने वाला काम ये बहुत कम लोग करते हैं। ये जो लिखने वाला काम है ये बहुत कम लोग करते हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। और जब ये लिखने वाला काम बहुत कम लोग करते हैं तो सेलेक्ट भी बहुत कम लोग ही होते हैं। ये भी मान लीजिए, सेलेक्ट भी बहुत कम लोग होते हैं। पढ़ते बहुत लोग हैं, लिखने वाला बहुत कम लोग करते हैं। और अगर सभी लिखते भी हैं तब भी मार्क्स नहीं आता। जो लिखते भी हैं, जितने लोग लिखते हैं, क्या सबके अच्छे मार्क्स आते हैं? इनके सबके अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? इसलिए क्योंकि इनका जो प्रेजेंटेशन होता है, ये प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है ना। या आप ये कहें कि स्मार्ट आंसर नहीं होता है। अगर इनका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, स्मार्ट आंसर हो, तो मार्क्स आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मार्क्स आ जाएंगे। यही अप्रोच होना चाहिए, आंसर राइटिंग का अप्रोच यही होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है इस चीज पे काम करना। तो अब यहां बात आ रही है कि आप करें क्या। सबसे पहले आप क्या करें? सबसे पहले आपको काम यह करना है कि आप जिस टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक को आप रीड करें, रीड करने के बाद में राइट करें,
और राइट ऐसे ना कर दें, राइट भी आपको यानी कि लिखने राइटिंग की जो प्रैक्टिस करनी है, उस प्रैक्टिस में आपको स्मार्ट आंसर लिखने हैं, स्मार्ट आंसर। और स्मार्ट आंसर में मैंने शुरू में ही आपको बताया था, शुरू से ही, कि सबसे बड़ी समस्या एक लोगों के सामने रहती है कि हम चार्ट डायग्राम बनाएं कि ना बनाएं। ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि कम शब्दों में ज्यादा आप दिखा सकें। कुछ चीजें आपने लिख दी, कुछ चीजें आपने चार्ट डायग्राम में दिखा दी, जबरदस्ती चार्ट डायग्राम उसमें नहीं डालना है। कुछ चीजें आपने चार्ट डायग्राम में दिखा दी, उनको लिखा नहीं। अभी मैं एक एग्जांपल भी आपको दूंगा। कुछ चीजें आपने हेडिंग बना दिया, एक आध जो हाईलाइट करने वाली चीजें, कोई बुराई नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी या एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम में आप हेडिंग नहीं डाल सकते, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। बावजूद इसके ये एक परंपरा है कि हेडिंग नहीं डालनी चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है, इसलिए आप हेडिंग भी डाल सकते हैं। लेकिन हेडिंग जब आप ज्यादा डालते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी राइटिंग जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो वहां एक ऑप्शन आपका होता है अंडरलाइन करना। हेडिंग ना डाल के आप जो जरूरी चीजें हैं उनको अंडरलाइन करते चले गए, जहां पे आपको लगा कि इसको अगर एग्जामिनर पढ़े तो बड़ा बढ़िया रहेगा, ये मैंने बड़ी स्पेशल बात लिखी है, इसको पढ़ ले तो मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, तो वहां पे आपने उसको अंडरलाइन कर दिया। वर्ड्स काउंटिंग की जहां तक बात है, सारे वर्ड्स गिने जाते हैं और 5% की आपको छूट भी दी जाती है। 5% अगर आप डाउन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे एक वीडियो मेरा है, आप उसको देख सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि वर्ड्स काउंटिंग में है शब्द नहीं गिना जाता, कई लोग कहते हैं कि क्या शब्द नहीं गिना जाता, कई लोग कहते हैं में शब्द नहीं गिना जाता। ऐसा कुछ नहीं है, आप सारे शब्द गिनिए। 2-4-5% आप ज्यादा लिख दीजिए, 200 शब्द की जगह 210 शब्द लिख देंगे तो कुछ उसमें पेनाल्टी आपको नहीं लगेगी, आराम से आप अच्छे नंबर पाएंगे। 10-20 शब्द कम भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा। मेरी स्ट्रेटजी यही रहती है कि आप कम लिखें तो आप पूरा पेपर कवर कर लेंगे। आपने 200 शब्दों की जगह 250 शब्दों की जगह 10 शब्द कम लिखे तो 20 क्वेश्चन लिखने के क्रम में 1-2 आंसर का आपका शब्द बच गया। 20 क्वेश्चन में 400 शब्द आपने बचा लिए, तो आप 2 क्वेश्चन और लिख सकते हैं। ये होना चाहिए, ये एक होशियारी समझदारी वाली बात है। तो वर्ड काउंटिंग में आप सारे शब्दों को जोड़िए, कोई भी शब्द ऐसे नहीं है कि आप उनको ना जोड़ें, सब जोड़िए। हे, मैं, क्या, है, सब जोड़ेंगे, सारे को काउंट करिए। कॉमा वगैरह काउंट मत कीजिएगा, कॉमा कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन है तो शब्द है ना, में तो शब्द है, तो उसको आप जोड़िए, सब कुछ जोड़ा जाएगा। और उसमें आप 2-4-5% के लिए कोई कसम खा के ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल 200 शब्द का है, 250 शब्द का है तो उतना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग ना डाल के आप इससे, लेकिन ये भाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो लैंग्वेज है, ये भाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से पता चलता है कि आपकी जो अध्ययन की गहराई है वो कितनी है। आप जिस सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की भाषा की जानकारी आपके पास है ना। जैसे ज्योग्राफी का आंसर आप लिख रहे हैं, उसमें आपने शब्द लिखा अच्छांश, तो उसकी जगह तो आप ये भी लिख सकते थे ना कि ग्लोब पर खींची हुई पूरब से पश्चिम रेखाएं, लेकिन आपने अच्छांश लिखा। आपने हिस्ट्री की बात की तो हिस्ट्री की बात करने के क्रम में आपने हिस्ट्री वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। पॉलिटी की बात की तो वहां पे आपने अनुसूची अनुच्छेद के बारे में जब लिखा तो थोड़ी सी जो शब्दावली आपकी थी वो उस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल की जो पॉलिटी में होती है। हर भाषा की एक शब्दावली होती है। और दूसरी चीज और है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, क्लिष्ट होनी चाहिए या फिर बिल्कुल सरल होनी चाहिए। एनसीईआरटी की भाषा आपने देखी है ना, जो अच्छी किताबें हैं उनकी भाषा देखी ना, वही भाषा आप इस्तेमाल करिए। लक्ष्मीकांत बुक की भाषा अच्छी है, एनसीईआरटी की सारी किताबों की भाषा अच्छी है, स्तरीय भाषा है। तो स्तरीय भाषा अगर आप वैसा लिख सकते हैं तो बहुत सुंदर है। अगर आप लिखने में सक्षम नहीं है वैसा, तो जिस भाषा में आप लिख सकते हैं, व्याकरणिक गलती मत करिए। जिस भाषा में आप लिख के समझा सकते हैं आप आसानी से लिखिए बिना किसी दबाव के। जैसे कई लोग बड़े अच्छे अच्छे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब वो लिखेंगे तो पढ़ने लगेगा हाँ बड़ा विद्वान व्यक्ति। इससे मार्क्स नहीं आएंगे। मार्क्स आएंगे कंटेंट से, मार्क्स आएंगे जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप आंसर लिख रहे हैं तो मार्क्स आएंगे। एग्जामिनर जो चाह रहा है वो आप दे रहे हैं वहां पे कि नहीं दे रहे हैं, तो मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आपने केवल भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया है और आप भटक गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कुछ, आपसे पूछा गया गंगा एक्शन प्लान के बारे में और आप नदी जोड़ो परियोजना के बारे में लिख के आ गए। आपसे पूछा जा रहा है पर्यावरण और जो गंगा की सफाई हो रही है उसके बारे में, तो आप पूरा पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में कुछ अपना ज्ञान बताए पड़े हैं।
ये एक्ट तब आया था, ये तब हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे फालतू चीजें लिख के आते हैं। जब एनसीईआरटी की कॉपियां हम लोग चेक करते हैं तो उसमें पता चलता है कि खूब फालतू चीजें। तो कहते हैं जब कुछ नहीं आता था तो कुछ लिख दिया, कुछ नहीं आता तो कुछ लिख दिया, लेकिन कुछ ना आने से कुछ नंबर नहीं मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे, वो जीरो हो जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात और है कि कम ज्ञान में अच्छा कैसे लिखें। तो उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण अप्रोच ये होता है कि आप में इंटरकनेक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, इंटरकनेक्टिंग पावर आप में होनी चाहिए। अगर चीजों को अंतर संबंधित करना आप जान गए, जैसे किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को आपने पढ़ा तो आप सबसे पहले देखिए कि ये टॉपिक कहां कहां से रिलेट कर रहा है। जैसे मैंने अभी कहा स्वच्छ गंगा मिशन, टॉपिक है स्वच्छ गंगा मिशन, ये आपका टॉपिक हो गया। अब जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो यहां पर ऐसे सोचिए कि ये स्वच्छ गंगा मिशन कहां कहां पर। पेपर फर्स्ट में भी इसका यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि पेपर फर्स्ट में आपके ज्योग्राफी है, पेपर फर्स्ट में आपका कल्चरल एस्पेक्ट कल्चर है। इन दो पेपर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वच्छ गंगा मिशन एक योजना है और योजनाएं पेपर 2 में पूछी जाती हैं, तो पेपर 2 में आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। योजनाएं आपसे पूछी जाती है ना, तो इसको तैयार करिए, तो पेपर 2 के लिए भी इसका उपयोग आप करने के लिए तैयार रहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण गंगा पर कुप्रभाव पड़ा है। आप चले जाइए गंगा कानपुर की देख लीजिए, क्यों प्रभावित हुई है, क्यों प्रदूषित हुई है, तो औद्योगिक विकास उसके लिए कारण रहा। औद्योगिक विकास क्यों किया गया, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए था, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पेपर 3 में है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण अगर यह प्रभाव पड़ रहा है तो पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो एनवायरमेंट की दृष्टि से भी यह इंपॉर्टेंट है। गंगा स्वच्छ गंगा मिशन में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? आप अपनी प्राकृतिक संपदा को हानि पहुंचा रहे हैं। यह नैतिक है या अनैतिक है? मूल्यों का पतन हो रहा है या नहीं? मानवीय मूल्यों के साथ साथ में जो पर्यावरणीय मूल्य है उनका ध्यान आप रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं? आप अपनी प्राकृतिक संपदा को हानि पहुंचा रहे हैं। तो पेपर 4 से भी ये इथिक्स से भी रिलेट हो जा रहा है, नेचर से भी ये रिलेट हो जा रहा है। 2 पेपर और जुड़ गए और ये पेपर है पेपर 5 और पेपर 6। दोनों की बात हो रही है यूपी से, और यूपी में गंगा बहती है, इससे भी रिलेट हो गए। बाकी ये चारों पेपर, ये जो 4 पेपर हैं, खास करके ये 3 पेपर, यही 3 पेपर यूपी के बारे में भी तो पढ़ने हैं। यूपी का इतिहास, यूपी का भूगोल, यूपी की राजव्यवस्था, यूपी की अर्थव्यवस्था, यूपी में राजव्यवस्था, सब कुछ पढ़ना है ना, तो इससे भी तो ये रिलेट हो गया। तो 6 पेपर, ऑल आप 6 पेपर से ये रिलेट आप करके पढ़ सकते हैं। क्या? स्वच्छ गंगा मिशन। इंटरकनेक्ट कैसे कर रहे हैं? जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आप उसको सतत विकास से जोड़ने की कोशिश करिए। आप इसको पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक, तो आप उसको एनवायरमेंट से जोड़ने की कोशिश करिए। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 6 पेपर से आप जोड़ने की कोशिश करिए। थोड़ी सी भाषा बदलेगी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदलेगा। भाई कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन लिखने में आप जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो क्या फॉलो करते हैं? भाई सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं, यही तो करते हैं आप। 3 चीजें इसमें करते हैं। सबसे पहले आप इंट्रो लिखते हैं। इंट्रो का बहुत स्कोप नहीं है, मैं बार बार आपसे बताता हूं कि इंट्रो का मतलब है 10%। 200-250 शब्द का ये क्वेश्चन है, तो यहां पे 25-30 शब्द आप लिख दीजिए। 25-30 शब्द आप में यहां पर इंट्रो में लिख दीजिए, और इंट्रो के बाद में आपका आता है बॉडी पैराग्राफ। अब ये जो बॉडी पैराग्राफ है ये बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर का 75% यही रहता है, 75 to 80% यही रहता है, और यही डिपेंड करेगा कि किस पेपर में, P1 to P6, यहीं पे तो चेंज होगा, और लास्ट में चेंज होगा कंक्लूजन में। जब आप कंक्लूड कर रहे होंगे तो कंक्लूड क्या कर रहे हैं? पेपर के हिसाब से कंक्लूजन देंगे। अगर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूछा गया तो आपके सुझाव इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले होंगे। एनवायरमेंट में पूछा गया है वैसे होंगे, कल्चरल एस्पेक्ट्स में पूछा गया है तो वैसे होंगे, यूपी के संदर्भ में पूछा गया है तो वैसे होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर तो यही रहेगा ना किसी भी क्वेश्चंस का।
10 से 15% आप कंक्लूजन में। कंक्लूजन हमेशा याद रखिए कि सकारात्मक दीजिए। कंक्लूजन हमेशा याद रखिए कि अपना कुछ इसमें विचार आप दीजिए, अपना विचार दीजिए। अपना विचार का मतलब ये नहीं होता है कि जो आपने पढ़ा है वो तो बिल्कुल लिखना ही नहीं है। आप बहुत बड़े फिलोसोफर नहीं है, आप बहुत बड़े विज्ञानी नहीं है, आप बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं है, आप इतिहासकार नहीं है, आप भूगोलविद नहीं है, आप एक स्टूडेंट है तो आपने कहीं पढ़ा ही होगा, लेकिन उसको पढ़ लिया आपने तो आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं, तो वो आपका विचार है। कई बार लोग कहते हैं अरे बुकिस्ट लैंग्वेज मत लिखिए। लिखोगे क्या भैया? किताब में पढ़ोगे तभी तो लिखोगे। लेकिन बुकिस्ट लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जैसा किताब में लिखा है हूबहू वैसे नहीं, अपने शब्दों में आपने लिखा और पेपर के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा मोड़ दिया, थोड़ा सा उस तरीके से लिख दिया कि लगा कि हाँ आपने समझा है और अपने शब्दों में आप व्यक्त कर सकते हैं। और उदाहरण, ये तो बात हो गई स्वच्छ गंगा मिशन की, अकेला ये टॉपिक नहीं है। मान लीजिए आप जनांकिकीय लाभांश पढ़ रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, सोशल इशू से रिलेटेड है, पेपर फर्स्ट में आएगा नहीं, पेपर 2 में जाइए, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड हो जाएगा कि नहीं, मानव संसाधन से रिलेटेड होगा, इकोनॉमी से रिलेटेड हो जाएगा कि नहीं। लोग हैं तभी तो अर्थव्यवस्था है भाई। पेपर 4 से रिलेटेड सीधा तो नहीं होगा, लेकिन उससे भी रिलेटेड इस रूप में हो जाएगा कि नैतिकता की जरूरत क्यों, नैतिक मुद्दे क्यों, सीधा रिलेटेड नहीं है। और पेपर 5, 6 से तो रिलेटेड हो ही जाएगा। यूपी का क्या है जनांकिकीय लाभांश, उसका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाभ उठाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। एमएसएमई उठाइए, वो भी ज्योग्राफी में है। एमएसएमई उठाइए तो इकोनॉमी में है। एमएसएमई उठाइए तो यूपी के विकास में भी उसका योगदान आपको पढ़ना होगा। पॉलिटी में भी है। गांधी जी क्या कहते थे, बड़े उद्योगों के खिलाफ थे ना, छोटे छोटे उद्योगों की बात करते थे ना, वो गांवों तक विकेंद्रीकृत व्यवस्था चाहते थे हर एक क्षेत्र में। एमएसएमई के पक्षधर थे ना। तो जब पढ़िए तो उसको लिखिए। पढ़ते बहुत लोग हैं, लिखते भी सभी हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स उन्हीं के आते हैं जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। आंसर राइटिंग स्किल कैसे आपकी डेवलप होगी? सबसे पहले आप पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और पढ़ने की जो आदत है, अगर आपने एक आर्टिकल पढ़ा है और ये आर्टिकल आपका 1000 शब्द का है, तो जिस दिन आप इस 1000 शब्द को 100 शब्दों में लिखना जान जाएंगे, अपनी भाषा में 100 शब्द में इस आर्टिकल को लिख डालिए, इसकी राइटिंग कर डालिए। जिस दिन ये स्किल आपके अंदर डेवलप हो गई, उस दिन आप समझ लीजिए कि आप मेंस पास कर गए। 100 शब्दों में काम की चीजें निकाल लिया, 10% शब्द आप खर्च कर रहे हैं, जितनी बवालबाजी है सब छोड़ दिया। दूसरी चीज और है, कुछ चीजें आपने, जैसे इसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ दिए हुए थे, कोई योजना आप पढ़ रहे हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को आप ऐसे डायग्राम में दिखा दिए। 5-6 ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको दिखा दिया, ये है, ये है, ये है। अब जब इसको आपने इधर दिखा दिया तो यहां पे रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां पे राइटिंग में ऐसा नहीं कि उसी को आपने डायग्राम बनाया, बहुत सारे लोग फिर उसी का एलोबरेशन करने लगते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई फैक्ट आपको दिखाने हैं, 3 साल का आंकड़ा दिखाना है, तो आपने एक चार्ट बनाया और इधर आपने ईयर दिखा दिया और इधर आपने डेटा दिखाया। ईयर 2022 की बात आपने की, 2021 की बात की, 2020 की बात की, तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्रोडक्शन था या कुछ ऐसा था, औद्योगिक विकास था, रेपो दर थी, रिवर्स रेपो रेट था, है ना। आपको कई योजनाओं के बारे में बात करनी है, आपने टेबल बना के दिखा दिया कि इस महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड ये योजनाएं हैं, ये इस साल में ये आई हैं, एक टेबल बना दिया। बुलेट पॉइंट में लिखिए, बुलेट पॉइंट में, पॉइंट में आप लिखिए। जब आपको नॉलेज हो, टॉपिक आपके पास तैयार है, आपका नॉलेज आपका है, उस पे पकड़ है अच्छी, और समय कम है, वर्ड्स कम है, 250 शब्द में ही पूरा लिखना है, बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करिए। जो हेडिंग आप डालते हैं ना, वही हेडिंग लिख दीजिए फटाफट। आपको लिखना है कि लोकतंत्र की विशेषताएं, हम सिंपल सी बात बता रहे हैं, तो आप लिखिए लोकतंत्र की क्या विशेषताएं, बुलेट पॉइंट में, भारत के संदर्भ में, है ना। पिछले 2 सालों में, 3 सालों में सरकार ने एमएसएमई के क्षेत्र में क्या किया है, और उस एमएसएमई के क्षेत्र में जो किए गए प्रयास हैं वो कितने फलीभूत हुए हैं, बुलेट पॉइंट में फटाफट आपने कुछ फैक्ट्स भी बुलेट पॉइंट में डाल दिए। कुछ चीजें आपने दिखा दी कि लक्ष्य क्या है, तो फट से आपने एक गोला बनाया, इसमें लिखा एमएसएमई के जो लक्ष्य हैं, और फटाफट उसको ऐसे दिखा दिया। कुछ फैक्ट थे, उनको चार्ट बना के दिखा दिया, ठीक है ना। मैप का खूब इस्तेमाल करिए। इंडिया बनाया, पूरा नहीं बना पाते हैं,
कुछ नहीं करना है आपको। पूरा इंडिया बनाना नहीं आता है, आपने ऐसे दिखा दिया, इंडिया ऐसे भी बना दिया, इधर गुजरात दिखाया, इधर नॉर्थ ईस्ट दिखाया, इधर दिखा दिया, ये यूपी है, ये यहाँ पे ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, सब आपने दिखा दिया फटाफट। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से। कोई यहाँ आर्ट की परीक्षा नहीं है कि आपने बड़ा सुंदर डायग्राम बनाया है, बहुत आपने टिकोर टिकोर की चीजें कलरफुल बनाई है, कोई मतलब नहीं। एक कलर की पेन का उपयोग करिए, जिस पेन से आप लिखने में सबसे कंफर्ट फील कर रहे हैं वही पेन आज से इस्तेमाल कर लीजिए, और एग्जामिनेशन तक चेंज मत करिए। उसी पेन की रिफिल बदलिए या नया पेन लाइए, लेकिन बार बार पेन चेंज मत करिए। और राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर राइटिंग स्पीड नहीं है आपकी तो आप पेपर कैसे पूरा कर पाएंगे? 4000 शब्द, 3500 से 4000 शब्द, 4200 शब्द आपको लिखने होते हैं। ऐसे में भी खूब लिखना होता है। 3 घंटे में 2-2500 शब्द के बीच में ऐसे में भी 2100-2200 शब्द आपको लिखने हैं, तो आप कैसे लिख पाएंगे? आपको राइटिंग स्किल पे ध्यान तो देना ही है, स्पीड पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 3 घंटे में मान लीजिए 3600 शब्द ही लिखना चाह रहे हैं, मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, तो 3 घंटे में कितना होता है? 180 मिनट होता है। 18 दूना 36, यानी कि 20 शब्द पर मिनट लिखने की स्पीड होनी चाहिए। तो इसको और बढ़ाइए, क्योंकि सोचेंगे भी तो आप कम से कम 22 से 26 शब्दों के बीच में अपनी स्पीड लेके आइए। राइटिंग पठनीय होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। बहुत सुंदर लिखने का फायदा तो मिलता है, सुंदर चीजें किसको नहीं भाती? जो सुंदर है सब लोग उसको तारीफ करेंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन सुंदरता के चक्कर में आंसर छोड़ के नहीं आना है। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। सारे क्वेश्चन अच्छे नहीं लिख जाएंगे, लेकिन कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अच्छे लिख जाएं। ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदी में सर ये की मूड़ी वाली प्रॉब्लम होती है, मूड़ी बांधे कि ना बांधे, है ना? आपने लिखा सरल, तो बहुत सारे लोग कहते हैं हम ऐसे लिख के चले आए हैं। शुरुआत में तो 2-4 पेज में बांधिए ही, बाद में कम समय लगे तो ऐसे से बांधिए ना। आप अभी से ही प्रैक्टिस डालिए कि ऐसे ऐसे आपको लिखना है। जैसे आपको लिखना है इतिहास, तो इतिहास लिखते समय ही मूड़ी अलग से बांधने का नहीं, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आपने भूगोल लिखा, फिर भूगोल लिखने के बाद पेन यहां रखी, फिर शुरू किया, सीधी मूड़ी बांधी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? ये समस्या हो जाएगी, टाइम लगा। बहुत सारे लोग लिख लेते बाद में एक साथ में, उसमें बढ़िया से उसके ऊपर पगड़ी बांध रहे हैं, समस्या होती है। आप ऐसा मतलब फटाफट करते चलिए। आपने राज व्यवस्था लिखा, तो राज व्यवस्था लिखने के क्रम में एक यहां हमारा एक यहां हो गया, जिसको पढ़ना होगा वो समझ जाएगा, इसमें कुछ अलग नहीं। अब आप एक बार लिख रहे हैं राज, फिर मूड़ी बांध रहे हैं, फिर व्यवस्था, और फिर मूड़ी बांध रहे हैं, देखो कितना टाइम लगा। और इधर किया ऐसे करके, ऐसे किया, एक यहां हमारा एक यहां हमारा, हो गया। बात समझ में आ गई? इन चीजों को ध्यान में रख के स्टार्ट करिए। जो बातें की हैं एक बार उसकी समरी मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूं। सबसे ज्यादा आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट क्या है? कंटेंट। कंटेंट हो गई तो आप उसको लिखेंगे। दूसरी बात है लैंग्वेज, भाषा, अच्छी भाषा में लिखेंगे। तीसरी बात है जो लिखने का जो तरीका है वो अभ्यास से आएगा, है ना? प्रैक्टिस, है ना? रटने की कोशिश नहीं करनी है। बार बार चीजों को जब लिखेंगे, पढ़ेंगे, जब ये कंटेंट कहां से आएगा? इसके लिए आपको करनी पड़ेगी पढ़ाई, आपको रीड करना पड़ेगा, रीडिंग, और तब आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस यहां आती है। भाषा भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सही हो जाएगी, और फिर अनवरत प्रयास करते रहिए। अब चेक कौन करेगा? हम लोग तो जो चेक करेंगे ही करेंगे। आप आंसर को लिखिए, फिर खुद पढ़िए। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी को दे दीजिए आंसर, क्वेश्चन मत बताइए, फिर उससे कहिए जरा ये क्वेश्चन बताओ, मैंने किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो वो बताएगा कि हाँ आपने लिखा है कि भारत में जो जैव विविधता है उसके बारे में, और मिल गया कि बिल्कुल वही क्वेश्चन था जो आपने लिखा था। बस अपना पीठ ठोक लीजिएगा, कहिएगा हाँ ठीक है, बढ़िया लिखने लगे हैं। आपने दिया और आपने लिखा था भारत की मृदा के बारे में, और वहां पे उसने कहा कि ये तो पठार उठार के बारे में कुछ लिखा हुआ है, या उसने कहा कि ये भारत भ्रमण के बारे में आपने लिखा है, उसमें कुछ फैक्ट ऐसे थे ही नहीं, तो समझ जाइएगा कि कुछ गड़बड़ है मामला, अभी इनपुट में दिक्कत है ना? गुप्त पीरियड के बारे में कुछ आप लिख रहे हैं और गुप्त पीरियड के बारे में यही नहीं पता चल रहा है जो आंसर पढ़ रहा है कि उसमें किस प्रश्न पे, मतलब किस बात पे प्रश्न बना था, किस मुद्दे पे प्रश्न बना था। तो गुप्ता में ऐसा तो नहीं कि ऐसा कह दिया कि गुप्ता पे आप पूरा लिख के दिखाइए। भाई गुप्त के समय का प्रशासन पूछा जा रहा है, उस समय की राजव्यवस्था पूछी जा रही है, या उस समय का क्या पूछा जा रहा है। तो अगर वो आंसर पढ़ के आपका साथी बता दे, और आजकल तो चेक कराना बड़ा आसान है, व्हाट्सएप कर दीजिए उसको, साथी या सथनी, उसको भेज दीजिए और वहां पे वो आंसर करके उधर से कमेंट कर दे। सथनी को भेजें, अगर उसने वॉइस कमेंट कर दिया उधर से, आपने अच्छा लिखा है लेकिन ये ऐसे ऐसे करिए, तो और अच्छा आपको मजा आ जाएगा, अगला आंसर और अच्छा आप लिखेंगे। तो इस तरीके से आप करिए। बाकी हमारा आंसर राइटिंग का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें क्वेश्चन डाले जाएंगे, आप लोग आंसर करके लिखेंगे।
उसमें सेंड करेंगे, और आंसर करके जब सेंड करेंगे तो दूसरे का आंसर भी आप पढ़ सकते हैं, अपना भी आप वहां पे चेक हो जाएगा, तो जान सकते हैं कि आपका स्तर क्या है। तो इस तरीके से आप तैयारी स्टार्ट करिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना, कंटेंट होना चाहिए। टॉपिक लेवल पे आप सबसे पहले कंटेंट टॉपिक्स तैयार करिए, फिर आप प्रैक्टिस करिए। आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि देख देख के लिखना। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और बातें करने के लिए।